इस वीडियो में हम एसएससी में जो मध्यकालीन इतिहास से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसे करने वाले हैं। पिछले वीडियो तक हम 130 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें 131वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 ईस्वी में सिंध पर सफल आक्रमण किया था। उस समय सिंध का शासक दाहिर था। भारत में पहली बार जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था। इसने सिंध के निवासियों को जिम्मी यानी संरक्षित लोग का दर्जा दिया था। इसके आक्रमण की जानकारी चचनामा नामक फारसी ग्रंथ से मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है शाहनामा के लेखक कौन थे जो महमूद गजनवी के दरबार में थे? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फिरदौसी। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। शाहनामा फारसी भाषा का एक महाकाव्य है। महमूद गजनवी के साथ प्रसिद्ध विद्वान अलबरूनी भी भारत आया था। अलबरूनी ने किताब उल हिंद, जिसे तहरीक ए हिंद भी कहते हैं, नामक महान पुस्तक लिखी। उतबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार यानी हिस्टोरियन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन कह रहा है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किस वर्ष किया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1025 ईस्वी। यह गजनवी का भारत पर 16वां और सबसे विनाशकारी आक्रमण था। उस समय गुजरात का शासक सोलंकी वंश का भीम प्रथम था। महमूद गजनवी ने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। उसका मुख्य उद्देश्य भारत की संपत्ति लूटना था, न कि साम्राज्य विस्तार। उसका पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में राजा जयपाल के विरुद्ध हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, किस वर्ष लड़ा गया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 1191 में। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की शानदार जीत हुई और गौरी भाग खड़ा हुआ। तराइन का मैदान वर्तमान में हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। ठीक एक साल बाद यानी 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें गौरी की जीत हुई। तराइन के दूसरे युद्ध को भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का मील का पत्थर माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर, 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जयचंद। जयचंद कन्नौज के गहरवाल वंश का शासक था। इस युद्ध में गौरी ने जयचंद को हराकर मार डाला। चंदावर वर्तमान उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में यमुना नदी के तट पर है। जयचंद की हार के साथ ही उत्तर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर गौरी का अधिकार हो गया। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच पुरानी दुश्मनी थी, संयोगिता हरण की वजह से। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बख्तियार खिलजी। इसने 1202 ईस्वी के आसपास बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया। इसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में आग लगवा दी थी। बख्तियार खिलजी ने बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर हमला किया था। बिहार और बंगाल को जीतने वाला यह पहला मुस्लिम सेनापति था। अंत में इसकी हत्या इसके ही एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक यानी रियल फाउंडर किसे माना जाता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, जबकि इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की। इल्तुतमिश ने ही राजधानी को लाहौर से बदलकर दिल्ली किया। इसने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया, जिसे
तुर्कान चहलगानी या चालीसा दल कहा जाता है। इसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्के चलाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श का अर्थ है लाखों का दान करने वाला। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था और गुलाम वंश यानी मामलुक वंश का संस्थापक था। इसने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी बख्तियार काकी की याद में। इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाया। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई। हमारा अगला क्वेश्चन है, कराए दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और 1236 ईस्वी में शासक बनी। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह कुब्बा यानी कोट और कुलाह यानी टोपी पहनना शुरू किया। इसने मलिक याकूत को अमीर आखून यानी घोड़ों का प्रधान नियुक्त किया था। रजिया का विवाह भटिंडा के गवर्नर अल्तुलिया से हुआ था। 1240 ईस्वी में हरियाणा के पास कैथल के आसपास डाकुओं द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, कराए किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन बलबन। बलबन ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अत्यंत कठोर नीति अपनाई। इसने सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना और पापोस यानी पैर चूमना प्रथा शुरू की। इसने फारसी त्यौहार नवरोज़ को भारत में मनाना शुरू किया। इसने इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए चालीसा दल यानी 40 गुलामों का समूह को समाप्त कर दिया। बलबन ने एक अलग सैन्य विभाग जिसे दीवान खारिज कहते हैं की स्थापना की। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किस सुल्तान ने की थी? हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ने वस्तुओं के दाम तय कर दिए थे ताकि सेना को कम वेतन में भी अच्छी सुविधाएं मिल सके। बाजार की देखरेख के लिए शाहनाए मंडी नामक अधिकारी नियुक्त किया गया था। गुप्तचरों को मुन्हियान कहा जाता था जो सुल्तान को बाजार की पल पल की खबर देते थे। बेईमानी करने वाले दुकानदारों के शरीर से मांस काट लेने जैसी कठोर सजा का प्रावधान था। इसने घोड़ों को दागने की प्रथा यानी दाग और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो को तूताए हिंद यानी भारत का तोता कहा जाता है। इन्होंने दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा था। इन्हें सितार और तबला का आविष्कारक माना जाता है। खुसरो ने खजाइन उल फुतूह नामक पुस्तक में अलाउद्दीन की विजयों का वर्णन किया है। इन्हें कव्वाली और खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। यह कुतुब मीनार परिसर जो कि दिल्ली में स्थित है और कुब्बतुल इस्लाम मंदिर का प्रवेश द्वार है। इसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न यानी ज्वेल ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर कहा जाता है। इसमें पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से बने गुंबद यानी डोम का प्रयोग हुआ था। अलाउद्दीन ने सीरी का किला और 1000 सितुन यानी 1000 खंभों वाला महल भी बनवाया था। यह पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT। इब्न बतूता मोरक्को यानी अफ्रीका का रहने वाला यात्री था। इसने अपनी यात्रा का वर्णन रहेला
नामक पुस्तक में किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी यानी जज नियुक्त किया था। सुल्तान ने इसे अपना राजदूत बनाकर चीन भी भेजा था। इसने अपनी पुस्तक में भारत की डाक व्यवस्था और सती प्रथा का उल्लेख किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। सुल्तान ने दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण के लिए राजधानी को देवगिरी यानी दौलताबाद शिफ्ट किया था। यह योजना बुरी तरह असफल रही क्योंकि लोगों को दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर जाना बहुत मुश्किल लगा। बाद में सुल्तान ने फिर से दिल्ली को राजधानी बनाने का आदेश दिया। इसे इतिहास का पागल सुल्तान या विरोधाभासों का मिश्रण भी कहा जाता है। इसने सांकेतिक मुद्रा भी चलाई थी जो असफल रहा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीवान कोही कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को कर्ज देना और बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना था। सुल्तान ने फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन की योजना भी तैयार की थी। भ्रष्टाचार और अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह विभाग भी असफल रहा। एमबीटी ने अपनी योजनाओं के लिए बहुत धन खर्च किया, लेकिन दूरदर्शिता की कमी रही। इसके समय में ही दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य स्वतंत्र हुए। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगवाया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। इसे पहले ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा जाता था। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। हेनरी इलियट के अनुसार इसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की और 300 से अधिक नए शहर बसाए, जैसे हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर शहर इसने अपने भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया था। इसने हक-ए-सर्ब नामक सिंचाई कर यानी इरिगेशन टैक्स भी लगाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दासों यानी स्लेव्स के लिए एक अलग विभाग दीवान बंदगान किसने बनवाया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक के पास सबसे अधिक दास यानी लगभग 1,80,000 थे। इसने गरीबों की मदद के लिए दीवान खैरात यानी दान विभाग भी बनवाया था। इसने मुफ्त इलाज के लिए दारुल सफ़ा नामक अस्पताल की स्थापना की थी। इसने अशोक के 2 स्तंभों टोपरा और मेरठ को मंगवाकर दिल्ली में स्थापित करवाया था। इसने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही लिखी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1398 ईस्वी। उस समय दिल्ली का सुल्तान तुगलक वंश का नसीरुद्दीन महमूद था। तैमूर के आक्रमण ने तुगलक वंश की कमर तोड़ दी और दिल्ली को बुरी तरह लूट गया। तैमूर ने भारत से लौटते समय खिज्र खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। खिज्र खां ने आगे चलकर सैयद वंश की स्थापना की। तैमूर लंग समरकंद का शासक था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बहलोल लोदी। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान वंश था। बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के चलाए थे जो अकबर के समय तक प्रचलन में रहे। सिकंदर लोदी इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था जिसने 1504 में आगरा शहर बसाया। सिकंदर लोदी ने भूमि मापने के लिए गज सिकंदरी पैमाना शुरू किया। इब्राहिम लोदी इस वंश का अंतिम शासक था जो पानीपत के युद्ध में मारा गया। तो ये है आज का होमवर्क, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।